Good morning to all. Today we are discussing on stock and index future. Now, first of all, what is an index? So, index is a barometer or index is a representative sample used for showing the state of stock market and economy. In a simple way, index is a group of some selected company who shows the economical condition of any country. Index is a group of company who shows the economical condition of any country, or we can say that it's a sample from the so many company. We are taking the sample, few selected representative company from each sector, from each industry. In order to make qualitative and quantitative judgment of the happening in the market, one has to develop representative sample, just as just as we develop a basket of goods that are included in the consumer price index to measure the inflation. ये लोग ऐसा बोलते हैं कि मार्केट को अगर हमको जजमेंट करना है कि मार्केट कैसा है कैसा नहीं, तो उसके लिए हमको कुछ कंपनी को सिलेक्ट करके उसको रिप्रेजेंट करके उसके आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है. ठीक है. सो इंडेक्स इज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी, वी कैन से. नाउ what is an index and stock future? So simple way, and stock and index future is a derivative with stock or either index as a underlying assets. जैसे कि commodity future में, commodity future क्या होता है? तो commodity future is a derivative in which commodity is underlying assets, and in stock and index future, stock and index is an underlying assets. So simple way we can discuss. Now next, what is forward contract on stock? So forward contract in stock were allowed in India since long and prior to introduce of future. जब फ्यूचर का स्टार्टिंग नहीं हुआ था, जैसे कि गुरु मूवीज की अगर बात करें, तो उस टाइम पे ये स्टॉक का जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो फॉरवर्ड होता था. यू नो, फॉरवर्ड मींस बदला पद्धति, वहां से स्टार्ट हुआ था. व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? तो इन सिंपल वे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टॉक मींस देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन, मींस रूल्स एंड रेगुलेशन इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, एंड बीच में कोई एक्शन नहीं होता है. जनरली बोथ दी पार्टी नोन टू ईच अदर, एक दूसरे को फेस टू फेस ट्रांजेक्शन करते हैं या ओटीसी ट्रांजेक्शन करते हैं. क्लियर? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्टॉक इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. यहाँ पे रिस्क है. क्लियर? देन दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ इंडेक्स फ्यूचर. अगर आप निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी में तो ये ऐसा एक आता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट टाइप तो इंडेक्स फ्यूचर, सिंबल तो निफ्टी, एक्सपायरी डेट 25 अक्टूबर 2012. ये फ्यूचर कब एक्सपायर होगा? ये 2012 का है. ऑप्शन टाइप कौन सा है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, डिसाइड नहीं किए यहाँ पर, बट ऐसा एक ऑप्शन होता है. दिस इज इंडेक्स फ्यूचर. नाउ दिस इज स्टॉक फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक लिखा होगा, वहां पे इंडेक्स होता है. यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टाइप में क्या होता है? स्टॉक और कंपनी का नाम होगा, जो भी कंपनी है. ठीक है. तो ऐसे स्नैपशॉट रखे हैं फॉर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. नाउ some terminologies of index and stock future. Now what is contract size? So if you want to do the index or stock future, you need to do a contract in a lot. Clear? जैसे कि minimum contract value is fixed in a manner so as to be close to 2 lakh at the time of introduction. Initially minimum lot for was fixed as 200 for Nifty. Now Nifty future today has a lot size of 50. जब निफ्टी स्टार्ट हुआ तब उसका लॉट साइज 200 था. मतलब आपको अगर निफ्टी परचेज करना है फ्यूचर में, तो मिनिमम एक लॉट वाइज परचेज होता है कि एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट. तो एक लॉट में 200 पहले होता था. अभी निफ्टी के एक लॉट में 50 शेयर होते हैं निफ्टी के. मतलब आप अगर आपको निफ्टी फ्यूचर खरीदना है तो मिनिमम आपको एक लॉट तो खरीदना पड़ेगा. मतलब मिनिमम यू हैव टू बाय 50 शेयर्स. If you want to buy more, you have to buy 100, मतलब 2 lot. If you want to buy more, then you can buy 150, that is 3 lot. ऐसे buy करना होता है. That is called contract size. ठीक है. निफ्टी में भी और इंडेक्स में भी और स्टॉक में भी लॉट साइज फिक्स होती है. ठीक है, पहले से. देन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. अभी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है? तो एक लॉट इनटू, मतलब 50 से इनटू
जितना निफ्टी का प्राइस है, सपोज हमने निफ्टी का एक स्टॉक एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट और एक लॉट उसमें कितने शेयर है 50, और निफ्टी का वैल्यू कितना है सपोज आज का 4050, तो 4050 इंटू 50 शेयर्स इंटू वन लॉट, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वैल्यू 2,2500। एक आपने जो लॉट लिया उसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट का साइज है 2,02,500, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। Now tick size indicate the minimum change that is allowed in the price quotation. tick size क्या बताता है कि मिनिमम कितना चेंज होगा, दैट मिनिमम कितना चेंज अलाउड है इन द प्राइस कोटेशन में, आप कितना मिनिमम चेंजेस कर सकते हो। नाउ मार्जिन तो आप समझते हो, अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इनिशियली यू हैव टू पे द मार्जिन, इनिशियल मार्जिन इसको बोलते हैं। अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज तो इनिशियली यू नीड टू पे इनिशियल मार्जिन, और ये इनिशियली मार्जिन किसके आधार पे डिसाइड होता है, तो सेंसिटिविटी के आधार के डिसाइड होता है। अगर आपको कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है यू नीड टू पे इनिशियल मार्जिन, और ये मार्जिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे डिसाइड होता है और सेंसिटिविटी के आधार पे डिसाइड होता है, ठीक है। देन डिसाइड इनिशियल मार्जिन प्रॉफिट और लॉस ऑन डेली बेसिस कॉल्ड मार्किंग टू द मार्केट। याद हो तो अगर हमने मार्किंग टू मार्केट पढ़ा था, ये मार्किंग टू मार्केट क्या होता है, इनिशियल प्रॉफिट लॉस के आधार पे अगर स्टॉक मार्केट को ऐसा लगा कि ये जो हमने इनिशियल मार्जिन लिया है वो कम है, तो आपके पास से ज्यादा वो मार्जिन भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। और ये जो ज्यादा मार्जिन मंगवाया वो डेली बेसिस ट्रैक करने से होता है, और जिसको बोलते हैं मार्किंग टू मार्केट, है ना। डेली बेसिस पे मार्केट को मार्क करना, दैट इज कॉल्ड मार्किंग टू द मार्केट। और भी है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो आप समझते ही होंगे कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट वी आर बाइंग, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी क्या होता है, तो मैच्योरिटी मतलब कब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। जनरली लास्ट फ्राइडे, वो मंथ के लास्ट फ्राइडे पर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होता है, ठीक है। अब तक वो पहले थर्सडे पे होता था। अभी अगर आप कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो तो अगर फेब्रुआरी का कॉन्ट्रैक्ट है तो फेब्रुआरी के लास्ट वीक के फ्राइडे में वो एक्सपायर होता है, ठीक है। और सेटलमेंट, तो सेटलमेंट कब होता है, तो एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी योर कॉन्ट्रैक्ट विल गेट सेटल्ड। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंडेक्स एंड स्टॉक फ्यूचर। Now how to calculate price? So you remember how we calculated the future value of that commodity, how we calculate commodity future? तो simple way, commodity future का formula था F1 is equal to SO into ERT, SO into ERT। और सिंपल वे में देखें तो फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हम जो फ्यूचर वैल्यू का हम दो तरह से देखो, आप फ्यूचर वैल्यू दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला रख के, लास्ट में हमने कॉमोडिटी में किया था कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एसओ दैट इज स्पॉट प्राइस इनटू ई रेज टू माइनस आरटी, सॉरी ई रेज टू आरटी, माइनस नहीं प्लस आरटी आएगा, ठीक है। ये हमने किया था, यहाँ पे है देखो, यहाँ पे फॉर्मूला है एस एफ इज इक्वल टू एस, एसओ यहाँ पे नहीं लिखा है, एस इंटू ई माइनस आर माइनस डी इंटू टी। आर माइनस डी क्या है, क्योंकि कॉमोडिटी में क्या होता है, कॉमोडिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि फ्यूचर इज इक्वल टू एस ओ इंटू ई रेस टू आर टी, वहां पे सिर्फ आर टी आता है। यहाँ पे क्या आता है, आर माइनस डी। ये डी क्या होता है पता है, डिविडेंड। अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो वो कॉस्ट में से माइनस हो जाता है, ठीक है। एक सिंपल से समझो, जितना कॉस्ट आपका ज्यादा है उतना फ्यूचर वैल्यू ज्यादा आएगा। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके पीछे जितना आपका खर्चा ज्यादा है उतना उसका फ्यूचर वैल्यू ज्यादा आएगा। तो लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो माइनस कर देते हैं, देखो इसीलिए यहाँ पे आर माइनस डी लिखा है। तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, हमने फॉर्मूला से भी करवाया है, ठीक है। दूसरी मेथड है फ्यूचर प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी, यहाँ पे लिखा है माइनस बेनिफिट्स ऑफ द ओनरशिप, दैट इज डी, डी मतलब डिविडेंड। क्योंकि देखो ये इंडेक्स और स्टॉक की बात है, क्योंकि स्टॉक में कंपनी हर साल या इंटरिम डिविडेंड पे करती है तो वो हमारा इनकम है, इसलिए उसको माइनस कर देते हैं। कॉस्ट ऐड करते हैं, बेनिफिट्स माइनस करते हैं। चलो एक सम समझते हैं। सपोज कंसीडर द
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ निफ्टी इंडेक्स, अभी निफ्टी इंडेक्स का प्रेजेंट वैल्यू कितना है 3150। द 3 मंथ इंटरेस्ट रेट मतलब कॉस्ट, क्योंकि हम अगर निफ्टी खरीदेंगे तो हमको पैसे भी चाहिए ना, वो पैसे हम कहीं से इंटरेस्ट पे लेंगे, और वो इंटरेस्ट रेट 3 मंथ का, 3 मंथ इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम। ये इंटरेस्ट रेट पर एनम होता है, 3 महीने का होता नहीं है, वो तो हमको 3 महीने में कन्वर्ट करना पड़ता है। वाइल द डिविडेंड यील्ड मतलब हमको डिविडेंड मिलेगा, कितना डिविडेंड मिलेगा 6%, ये भी पर एनम होता है। फेयर वैल्यू ऑफ द इंडेक्स फ्यूचर विद 90 डे रिमेनिंग मैच्योरिटीज, मतलब 90 डेज के बाद का फ्यूचर, इंडेक्स का फ्यूचर का प्राइस कितना होगा 90 डेज मतलब आफ्टर 3 मंथ्स। 90 डेज मतलब जनरली वी आर कंसीडरिंग 3 मंथ के बाद का। तो देखो फॉर्मूला क्या है, अगर आपको गिनना है तो वैल्यू ऑफ इंडेक्स मतलब स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस बेनिफिट्स। ध्यान से देखना, आप दो तरह से गिन सकते हो, देखो ये फॉर्मूला से भी गिन सकते हो। ये फॉर्मूला से कैसे गिनेंगे, स्पॉट प्राइस, तो स्पॉट प्राइस हमारा कितना है 3150 इंटू ई आर, तो आर हमारा कितना है 12%, तो 0.12, और माइनस डी, तो डी हमारा कितना है, डी मतलब डिविडेंड, दैट इज 0.06, और टी मतलब टाइम, इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 3 मंथ्स, तो हो जाएगा सिंपली, यू नो हाउ टू कैलकुलेट। बट अगर आपको ये फॉर्मूला से गिनना है, जैसे कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस, अगर बेनिफिट होता है तो ही सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर में या स्टॉक फ्यूचर में ही बेनिफिट्स आता है, अदरवाइज सिंपल फॉर्मूला फ्यूचर इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी होता है। क्लियर, चलो देखते हैं फ्यूचर स्पॉट प्राइस। चलो स्पॉट प्राइस कितना है 3150 प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी, कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब कितना खर्चा हुआ, तो कैसे गिनेंगे कितना खर्चा हुआ है 12%। चलो हमने कितना पैसा लिया था 3150, क्योंकि हमने 3150 का इंडेक्स परचेज किया तो इतना पैसा लिया ना 3150 इंटू 12% इंटरेस्ट, बट ये इंटरेस्ट तो पूरे साल का है, हमको तो कितने साल कितने महीने का फ्यूचर वैल्यू चाहिए 3 मंथ, तो इंटू 9 मतलब 90 डिवाइडेड बाय 365, दैट इज 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स दिस इज we have to calculate the future value of 3 months, that's why 90 divided by 360, so इसका आंसर कितना आएगा 93.20, ये हमारा खर्चा है कॉस्ट ऑफ कैरी, और माइनस डिविडेंड बेनिफिट्स, तो डिविडेंड बेनिफिट्स कितना है, तो 3150 ये वैल्यू इंटू, अभी डिविडेंड 6% है, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे डिविडेंड 6% है, इंटू 93 डिवाइड बाय 365, सो आपका डिविडेंड का बेनिफिट कितना होगा 46.60, और ऐसे आप इसमें से ये प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे, यू विल गेट फ्यूचर वैल्यू 3196। ठीक है, अभी आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूँ, पे अटेंशन हियर। हमने गिना कि भाई इंडेक्स फ्यूचर का वैल्यू इतना होना चाहिए, ये हम गिनते हैं, ये हमारे लिए है, एक्चुअली जरूरी नहीं है कि इतना ही प्राइस अभी चल रहा होगा। सपोज करंटली, ध्यान से समझना, करंटली निफ्टी का प्राइस कितना है 3150 है ना, तो हमने गिना कि 3 महीने के बाद निफ्टी का प्राइस 3196 होना चाहिए, ये हमारा एस्टिमेशन है, ये हम गिनते क्यों है, एस्टिमेशन लगाने के लिए। चलो कितना एस्टिमेट किया 3196.60 होना चाहिए। अब ये कुछ आपको डाउट्स दिए नीचे। नाउ व्हाट इज कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज, ये पूछा जाता है कभी कभी, कैश एंड कैरी एंड रिवर्स कैश एंड कैरी, ध्यान से समझना, इसलिए इंपॉर्टेंस हमें ये थियरी भी। अगर अगर यहाँ पे लिखा है इफ इंडेक्स फ्यूचर इज ओवर प्राइस से एट 3230 द कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। क्या बोलते हैं, कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज कब पॉसिबल होता है, कब पता है, जब ओवर प्राइस हो, ओवर प्राइस समझाता है कैसे ओवर प्राइस क्या होता है, यही आपको समझना जरूरी है। ठीक है, कुछ थियरी ऐसी होती है जो ज्यादा, हम वी आर डूइंग द रिवीजन है ना, तो कुछ थियरी ऐसी होती है जो जरूरी नहीं है कि वो आए, बट जो इंपॉर्टेंट है वो समझना बहुत जरूरी है। अभी इसमें देखो, हमको लग रहा है कि आफ्टर 3 मंथ द इंडेक्स फ्यूचर कितना प्राइस होगा 3196, और अगर आप अभी फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी फ्यूचर कितने में मिल रहा है, इंडेक्स फ्यूचर ऐसा लिखा नहीं है, बट यहाँ पर ऐसा है कि इंडेक्स फ्यूचर अभी सेल हो रहा है 3230, ध्यान से समझना, इंडेक्स फ्यूचर अभी, अगर आपको इंडेक्स का फ्यूचर अभी बाय करना है तो 3230 में सेल हो रहा है। एक्चुअली इसका प्राइस कितना होगा 3 महीने के बाद 3196,
3196 होगा, बट सेल कितने में हो रहा है 3230, मतलब ज्यादा सेल हो रहा है ना, ज्यादा में सेल हो रहा है, ज्यादा प्राइस पे। तो ज्यादा प्राइस पे सेल हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइस कम होने वाला है, इसका मतलब ये ओवर प्राइस है। ये जो प्राइस है वो क्या है, ओवर प्राइस है। फिर से समझाता हूं, एक्चुअली प्राइस कितना होगा ऐसा हमने कैलकुलेट किया 3196, बट अभी सेल कितने में हो रहा है 3230, ज्यादा प्राइस पे सेल हो रहा है ना, इसका मतलब ओवर प्राइस है। ओवर प्राइस मतलब ये एक्चुअल से ज्यादा प्राइस दिखा रहा है। तो इन शॉर्ट समझो, अगर ये स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर 3196 होना चाहिए था, 3196 होना चाहिए था, बट है कितना 3230, ज्यादा प्राइस है ना, इट्स मींस ओवर प्राइस। जब ओवर प्राइस होता है इन मींस फ्यूचर में ये डाउन होने वाला है, तो अभी आप क्या करेंगे, सेल करेंगे फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में डाउन जाएगा तो सेल करेंगे तो फायदा होगा ना। अभी ज्यादा है, अभी आपको सेल करना है इंडेक्स फ्यूचर, तो कितने में कर सकते हैं 3230। फ्यूचर में हमने गिना, फ्यूचर में एक्चुअली डाउन जाने वाला है, हमको ऐसा लग रहा है हमारे कैलकुलेशन के आधार पे, तो फ्यूचर में डाउन जाने वाला है, तो अभी आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, सेल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जब आप पहले सेल करते हो तो इसको बोलते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज। क्या बोलते हैं, कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज। ठीक है, दूसरा है रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज। तो रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज कब होता है, जब अंडर प्राइस होता है। सपोज सपोज हमको क्या लग रहा है कि फ्यूचर का प्राइस 3 महीने के बाद कितना होगा 3196, लेकिन अभी फ्यूचर प्राइस 3100 पे वो सेल हो रहा है, कितने पे 3100। हमको लग रहा है कि 3196 होगा फ्यूचर में, लेकिन अभी कितने में सेल हो रहा है 3100। तो 3100 मतलब फ्यूचर में तो अप होने वाला है, ऐसा इंडिकेशन है ना, तो फ्यूचर में अप होने वाला है, तो अभी हमको क्या करना चाहिए, बाय पहले। तो हमको पहले फ्यूचर क्या करना चाहिए, बाय। तो अगर हम बाय करते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स कैश एंड कैरी। ठीक है, अगर हम पहले सेल करते हैं, ध्यान से समझना, पहले अगर हम सेल करते हैं फिर बाय करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश एंड कैरी। लेकिन अगर हम पहले बाय करते हैं फिर असेट सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स कैश एंड कैरी। ठीक है, we are discussing it short just now, this is the example, but we are not looking in that now. Again, important application of index future, that is called कोई भी कॉमोडिटी फ्यूचर हो, इंडेक्स फ्यूचर हो या इंटरेस्टेड फ्यूचर हो, ये तीन इंपॉर्टेंट है। कोई भी फ्यूचर हो, तीन चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। हेजिंग के लिए यूज होता है, और हेजिंग में भी तीन है, हेजिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट पोर्टफोलियो, हेजिंग अगेंस्ट मार्केट रिस्क एंड कंट्रोलिंग बीटा पोर्टफोलियो। देन फॉर स्पेकुलेशन यू कैन यूज द इंडेक्स फ्यूचर, एंड फॉर आर्बिट्रेज यू कैन यूज द फ्यूचर। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस हेजिंग, स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्रेज। व्हाट इज हेजिंग? हेजिंग मींस इफ we are using index future for reducing the risk, that is called hedging. Speculation means if we are using index future for getting profit, then it is called speculation. And arbitrage, if we are getting profit by using the benefits of different prices in two different market, then we can say that is the arbitrage. Clear? Now let's understand the hedging with index future. If you understand the commodity future that we discussed in last time, here same short and long position is there, same to same fundamental is here. Stock index future can be used for hedging long position of the portfolio by going short on future. This is known as short hedge. And hedging with the future would involve a short position in the future, hoping to compensate the fall in the value of portfolio. समझते हैं? हेजिंग विद द इंडेक्स, अगर आप हेजिंग विद इंडेक्स समझे तो हेजिंग विद इंडेक्स में दो टाइप के इंडेक्स होते हैं, एक तो शॉर्ट हेज होता है और दूसरा होता है लॉन्ग हेज। व्हाट इज शॉर्ट हेज? शॉर्ट हेज का मतलब होता है वी आर सेलिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फिर से समझाता हूं, व्हाट इज शॉर्ट हेज? शॉर्ट हेज का मतलब होता है वी आर सेलिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। चलो एक चीज अगर आप थोड़ा समझे तो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम कब सेल करते हैं? जब हमको लग रहा है, मतलब अभी आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है, तो कब लगता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? तब हम सेल करते हैं जब हमको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस डाउन जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि डाउन जाएगा तो अभी ज्यादा है, फ्यूचर में डाउन जाएगा, तो अभी हम सेल करेंगे तो बेनिफिट्स में रहेंगे ना।
तो शॉर्ट हेज का मतलब होता है वी आर सेलिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और व्हाई वी आर सेलिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वी बिलीव दैट इन फ्यूचर द प्राइस ऑफ द इंडेक्स फ्यूचर विल गो डाउन. सेम वे long hedge. What is long hedge? Long hedge means we are buying the future contract. Today we are buying the future contract. Or why we are buying the future contract? We believe that in future the price will go up. That's why we are buying the future contract. That is called long hedge. Clear? Now let's discuss one example of long hedge. Suppose, assume that a mutual fund holds a portfolio worth rupees 1 crore. A fall in a price is expected. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्राइस फॉल होने का एक्सपेक्टेशन है. ठीक है, प्राइस फॉल होने का एक्सपेक्टेशन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अभी सेल करना पड़ेगा ना, मतलब शॉर्ट हेज करने वाले हैं हम. क्या करने वाले हैं? शॉर्ट हेज, मतलब सेल करने वाले हैं. जब प्राइस डाउन होने का चांसेस हो तो शॉर्ट हेज करते हैं, प्राइस अप होने का चांसेस हो तो लॉन्ग हेज करते हैं, मतलब लॉन्ग पोजीशन लेते हैं इन फ्यूचर. सो 1 करोड़ का हमारा पोर्टफोलियो है और हमको एक्सपेक्टेड है कि प्राइस फ्यूचर में क्या होने वाला है? डाउन, फॉल इन द प्राइस. द हेजिंग पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने का हेजिंग पीरियड है. और द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी ट्रेडिंग एट 2650. अगर आपको अभी निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए अभी, तो आपको 2650 पे आपको निफ्टी पड़ेगा. क्लियर? चलो समझते हैं. पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी आप अगर इंडेक्स फ्यूचर का सम कैलकुलेट करते हो तो पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू डिसाइड करना है. कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कितना का होगा और कितना कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. हमने काफी बार क्लास में भी डिस्कस किया है कि आप जब भी इंडेक्स का या फ्यूचर फॉरवर्ड का सम करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपको क्या गिनना है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मिल गई फिर आपको ये डिसाइड करना है कि कितना लॉट हम बाय करेंगे या सेल करेंगे. देखो, जैसे कि with the each point value at rupees 1 and size of 50, the value of one contract का साइज कितना होगा? चलो, एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का होता है? निफ्टी का 50 इंटू एक निफ्टी कितने का है? 2650 एक निफ्टी का प्राइस है. ऐसा हमको 50 निफ्टी बाय करना पड़ेगा क्योंकि एक लॉट में करना है. तो ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है 1,32,500 अगर एक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो. और हमारे पास कितना पैसा है? अगर हमारे पास टोटल सपोज द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अंश्योर रुपीज 1 करोड़. अगर हमारे पास 1 करोड़ पैसा है, तो अगर हमको 1 करोड़ पैसा का कॉन्ट्रैक्ट करना है, टोटल 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 1,32,500 एक कॉन्ट्रैक्ट. तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 1,32,500, तो नियर बाय हमको कितने कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे? 75.47. और अराउंड समझे तो हमको 75 कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. कितने कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे? 75. चलो, क्वेश्चन ये है कि इन फ्यूचर में हमको लग रहा है कि प्राइस डाउन जाने वाला है, तो बोलो हम क्या करेंगे अभी? तो अभी हम सेल करेंगे फ्यूचर. और कितना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करेंगे? 75 कॉन्ट्रैक्ट हम क्या करेंगे? सेल करेंगे. क्लियर? सो अगर आपको लग रहा है कि प्राइस डाउन जाने वाला है, यू कैन हेज विद द शॉर्ट. ठीक है, दिस इज द कैलकुलेशन कि अगर डाउन गया तो क्या होगा और अप गया तो क्या होगा. क्लियर? तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हम कर सकते हैं. जैसे कि देखो, हम एक सिनेरियो समझते हैं कि सपोज हमने जो सोचा था वही हुआ. 10% डिक्लाइन सोचा था और डिक्लाइन हुआ, 10% डिक्लाइन हुआ. मतलब डिक्लाइन कितना हुआ? 2385. चलो, हमने कितने कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए थे स्टार्टिंग में? 75. तो 75 कितने में सोल्ड किए थे? 2650. कितने में सोल्ड किए थे? 2650 पे. तो हमको कितना पैसा मिलने वाला है? 99,37,500. अभी आपको पता ही है, जब आप सोल्ड करते हो तो हमारे बुक का जनरली ऐसा ही है कि जब आप सेल करते हो तो मैच्योरिटी पे उतने ही कॉन्ट्रैक्ट हम क्या करते हैं? बाय, क्योंकि प्राइस डाउन हो गया है. तो चलो, फ्यूचर में आफ्टर 3 मंथ वी बाय अगेन 75, क्योंकि यहाँ पे 75 सेल किए तो 75 बाय करेंगे. तो 75 बाय करेंगे, कितने में बाय करेंगे? अभी प्राइस है 2385, तो 2385 इंटू 75 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 89,43,750 पे हम बाय करेंगे. और माइनस करेंगे तो हमको प्रॉफिट कितना होगा? 9,93,750.
ठीक है, तो हमने जो सोचा होता है वो होता है, तो हमको प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर हमने सोचा था डिक्लाइन होना लेकिन राइज हो गया, तो हमको क्या हो गया, उतना ही नुकसान हो जाता है। तो समझ के आपको ये डिसाइड करना है कि आइदर प्राइस विल गो अप और प्राइस विल गो डाउन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ऑप्टिमम हेज रेशियो। नाउ व्हाट इज ऑप्टिमम हेज रेशियो? द चेंज इन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इज डिटरमाइंड बाय इट्स बीटा। कि पोर्टफोलियो में कितना चेंज आएगा वो कौन डिसाइड, किसके आधार पे डिसाइड करता है? बीटा। To have future position compensate for the loss in the value of portfolio, the position in future should be equal to beta times the portfolio value. The optimum hedge ratio, अगर आपको hedge ratio गिनना है, the formula is P into, the formula is P into standard deviation of a spot price and standard deviation of future price, that is denoted by B, by definition beta. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम हेज रेशियो। ऑप्टिमम हेज रेशियो क्यों क्यों हम गिनते हैं पता है? तो हम एग्जैक्ट हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितने कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। अगर आपको हेज रेशियो डिसाइड करने का रीजन यही है कि आप इसके आधार पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितने कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलो, हेजिंग मार्केट रिस्क। अगर मार्केट रिस्क को हेज, आई होप यू नो देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क दैट इज स्टॉक स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक रिस्क दैट इज मार्केट सिस्टमैटिक रिस्क। इंडेक्स फ्यूचर कैन ओनली बी यूज्ड टू इंसल्ट अगेंस्ट द मार्केट रिस्क ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉक। ये जो इंडेक्स फ्यूचर है वो मार्केट रिस्क को कंट्रोल करता है, बट there are two type of risk, systematic and unsystematic. And exposure to single stock means a risk exposure to the both type. मतलब ये जो इंडेक्स फ्यूचर है और स्टॉक फ्यूचर है, इंडेक्स फ्यूचर सिर्फ मार्केट रिस्क और स्टॉक फ्यूचर मार्केट और स्टॉक रिस्क को भी रिड्यूस करता है। क्लियर? सो दिस वे यू कैन हेजिंग द मार्केट रिस्क। नाउ दीज आर द फॉर्मूला ऑफ, जैसे कि फ्यूचर कैन हेल्प estimate the market risk of the portfolio security as we take opposite position in future। आप जानते ही हैं अगर हमारे पास assets है तो हम opposite position लेते हैं फ्यूचर में। क्लियर? द रिस्क इज गिवन बाय, अगर आपको रिस्क गिनना है कितना है तो रिस्क सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर स्टैंडर्ड सिग्मा स्क्वायर ऑफ मार्केट प्लस सिग्मा स्क्वायर ऑफ पोर्टफोलियो, and the risk in the index future is sigma square of market। अगर आपको इंडेक्स स्टॉक का रिस्क गिनना है तो सिग्मा स्क्वायर गिनते हैं, और अगर आपको इंडेक्स का रिस्क गिनना है इन फ्यूचर तो सिग्मा स्क्वायर ऑफ मार्केट गिनते हैं। क्लियर? अगर आपको रिस्क कैलकुलेट करना है तो। नाउ कंट्रोलिंग पोर्टफोलियो रिस्क, how we can calculate risk? तो risk is calculated by using the beta and the index has a beta equal to 1। सिंपल चीज समझो, अगर बीटा एक से ज्यादा है तो वो ज्यादा रिस्की है, अगर बीटा एक से कम है तो वो कम रिस्की है। मैं बीटा का आपको एग्जैक्ट मतलब समझा दूं एक और बात, अगर कोई कोई कंपनी का बीटा एक से ज्यादा मतलब 1.2 है, ध्यान से समझना, अगर कोई कंपनी का बीटा 1.2 है इसका मतलब अगर इंडेक्स, अगर मार्केट 1 रुपीज इंक्रीज होगा तो वह 1.2 रुपीज इंक्रीज होगा, और मार्केट 1 रुपीज डाउन होगा तो 1.2 रुपीज डाउन होगा, ज्यादा डाउन होगा, ज्यादा वो चेंज होता है। लेकिन अगर बीटा 0.8 है, इसका मतलब अगर मार्केट 1 रुपीज बढ़ेगा तो वो जो स्टॉक है वो 0.8 रुपीज बढ़ेगा, मतलब ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। बीटा जोज द फ्लक्चुएशन, ज्यादा बीटा ज्यादा फ्लक्चुएशन। यहाँ पे लिखा है नीचे, ड्यू टू लिवरेजिंग offered by future, the desired beta can be achieved by trading in future by using the following strategy। अब बीटा के आधार पे स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो। देखो लिखा है सेल फ्यूचर टू रिड्यूस द बीटा। अगर आप बीटा रिड्यूस करना चाहते हैं, रिस्क रिड्यूस करना चाहते हैं तो सेल द फ्यूचर। if you want to increase the beta, if you want to increase the risk, you can buy the future। these are the strategy on the basis of beta। now this is the example of beta। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बीटा के और हेजिंग रेशियो के आधार पे यू कैन कैलकुलेट द एग्जैक्टली व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट साइज। जैसे कि लिखा है दिस इज द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू पी इंटू ओल्ड बीटा माइनस न्यू बीटा। तो यहाँ पे समझते हैं पी मतलब पोर्टफोलियो इन 200 दैट इज 200 lakhs
इनटू इन ब्रैकेट कौन सा बीटा लिखा है, ओल्ड बीटा, तो ओल्ड बीटा इज इक्वल 1.20 एंड न्यू बीटा इज इक्वल 0.80। तो आप फ्यूचर में कितना लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 90 लाख ये कॉन्ट्रैक्ट का आया। सो 90 lakhs का आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंपल क्लियर। तो दिस वे यू कैन यूज द बीटा, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इन क्विक। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड, स्पेकुलेशन विद द फ्यूचर। तो सिंपल है, stock index future are used for taking speculative position and make way for magnifying return with the equally magnifying risk। जैसे कि इफ मार्केट आर एक्सपेक्टेड टू गो अप, अगर मार्केट अप जाने वाला है, अभी हमने डिस्कस किया, तो पहले बाय करो फ्यूचर और बाद में क्या कर दो, सेल। लेकिन इफ मार्केट आर एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, अगर मार्केट डाउन जाने वाला है, तो अभी पहले फ्यूचर सेल करो और फिर फ्यूचर क्या कर दो, बाय कर दो। एंड लास्ट, आर्बिट्रेज विद फ्यूचर, जस्ट रीड इट। इन आर्बिट्रेज विद द फ्यूचर हमने तीन समझा था, हेजिंग, हेजिंग का हमने समझ किया, लास्ट स्लाइड हमने समझा स्पेकुलेशन, और ये है आर्बिट्रेज। अभी आर्बिट्रेज में क्या होता है, यहाँ पे लिखा है इफ एक्चुअल प्राइस इज लेस देन थियोरेटिकल प्राइस। थियोरेटिकल प्राइस मतलब हम जो गिनते हैं ऑन द बेस ऑफ फॉर्मूला, इफ एक्चुअल प्राइस इज लेस देन थियोरेटिकल प्राइस, फर्स्ट बाय द फ्यूचर देन सेल, एंड इफ एक्चुअल प्राइस इज ग्रेटर देन थियोरेटिकल प्राइस, सेल द फ्यूचर। मैं फिर से समझा दूं शॉर्ट में, इफ एक्चुअल प्राइस लेस देन थियोरेटिकल प्राइस मतलब एक्चुअल प्राइस कम है मतलब अभी एक्चुअल प्राइस कम है थियरी से, जो थियरी बताती है कि ज्यादा है और एक्चुअल कम है, तो थियरी ज्यादा बताती है, इसका मतलब फ्यूचर में ज्यादा होगी, और फ्यूचर में ज्यादा होगी तो अभी बाय कर दो। और एक्चुअल प्राइस ज्यादा है थियरी से, तो एक्चुअल प्राइस ज्यादा है थियरी से, थियरी बताती है कि कम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल प्राइस ज्यादा है मतलब फ्यूचर में कम होने वाली है, थियरी जितनी आने वाली है, तो फ्यूचर में कम होने वाली है, तो अभी क्या करना चाहिए, सेल। So this way you can make a strategy on the basis of index and stock future।